तो आज हम युकावास मीज़ोन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है उसमें जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसका हो रहा है? फोटॉन्स का। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी फ़ोर्स की बात करते हो तो उस फ़ोर्स का जो है एक एक्सचेंज पार्टिकल्स होता है, जिसकी वज़ह से कोई भी फ़ोर्स जो है आपका वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम न्यूक्लियर में अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फ़ोर्स है उसका भी कोई एक्सचेंज पार्टिकल होगा। तो ये सबसे पहले किसने सजेस्ट किया? ये सजेस्ट किया है एक जापानीज़ फ़िज़िसिस्ट हिडेकी युकावा ने। तो उन्होंने बोला कि जो ये एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच में, उसी की वजह से क्या है आपका न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं इनका मास होना चाहिए, इट शुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन मास। ठीक है, ऐसा युकावा ने सजेस्ट किया। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आपके एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो क्या है, उनका एक पर्टिकुलर मास है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में क्या था, वो फोटोन था, और फोटोन क्या है, मासलेस पार्टिकल है। ठीक है, तो अभी क्या बोला इसने कि ये बोला गया कि जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर मास है। अब इस मास की वजह से क्या होगा कि जो आपका ये फोर्स है ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट रेंज, या फिर आप बोल सकते हो कि इसकी जो रेंज है वो फाइनाइट होगी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है आपका, उसके केस में क्या होता है, जो आपका कूलम्ब फोर्स है उसको आप क्या बोलते हो कि वो इनफाइनाइट रेंज है उसकी। ठीक है, वो इन्फिनिटी तक वर्क करता है, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो फोटोन्स हैं और उनका मास जो है वो ज़ीरो है। जैसे ही यहाँ पर मैसिव पार्टिकल्स आएंगे उनकी वजह से क्या होगा, उसकी रेंज जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। और ये कैसे हो रहा है वो हम यहाँ पर देखते हैं अब। ठीक है, उसके पहले हम ये क्या है कि जो ये एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं इनको नाम दिया गया पायोन्स। और जब युकावा ने सजेस्ट किया था पायोन्स का, उस टाइम तक इनकी खोज नहीं हुई थी, और उनकी रिसर्च हुई है इन 1947 कॉस्मिक रेज में और 1948 में लेबोरेटरी में। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ओवर देयर चार्ज, पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस। इनमें के मास में कुछ डिफरेंस है, पाई प्लस और पाई माइनस का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है और पाई जीरो का मास उनसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला था कि सिंस ये जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो उनका एक पर्टिकुलर मास है, उसकी वजह से क्या होते हैं, ये शॉर्ट रेंज होंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे ये आ रहा है। तो सबसे पहले सिंस यहाँ पर जो आपका एक्सचेंज हो रहा है पार्टिकल्स का, ठीक है, वो आपके क्या हैं, पायोन्स हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर आपके पास ये एक इनिशियली एक न्यूक्लियॉन है और ये दूसरा न्यूक्लियॉन है और इनके बीच में किसका एक्सचेंज हो रहा है, आपका पायोन्स का। तो एक शॉर्ट इंटरवल के लिए मान लीजिए यहाँ से आपका पायोन गया और वो यहाँ पर गया है आपका पायोन। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट इंटरवल के लिए जब तक कि ये पायोन आपका बीच वाले पार्ट में है, तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रह रही है उस पार्ट में। ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी तो आपकी अभी दूसरे पार्टिकल तक नहीं पहुंची है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि जो आपकी एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रह रही है एक शॉर्ट टाइम के लिए। और वो शॉर्ट टाइम कि वो कितने टाइम के लिए ऐसा पॉसिबल है कि आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है, वो आपका आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक है, तो उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि आपका जो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी है वो क्या होना चाहिए, ये एक्चुअली यहाँ पर साइन होता है, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस। ठीक है, ये आपकी लिमिटेशन है। तो अब इस लिमिटेशन की हेल्प से ही हम जो ये फोर्स है हमारा उसकी रेंज निकालेंगे। तो अब आप देखिए कि जो ये आपकी डेल्टा ई है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पर क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, पायोन। ठीक है, तो मिनिमम एक पायोन आप एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में जो आपका डेल्टा ई है इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो एम पाई सी स्क्वायर होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहा है तो ये ग्रेटर होगा। तो इसीलिए डेल्टा ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू एम पाई सी स्क्वायर। तो डेल्टा ई की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी एम पाई सी स्क्वायर, मतलब एक पायोन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी का आपका क्या है यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से लेंगे।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल लिखा है क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक सर्टेन एक वैल्यू निकालनी है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हम डेल्टा ई की जगह डेल्टा ई मिनिमम रखेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आप डेल्टा ई की मिनिमम वैल्यू रख रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपकी डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो इसके करस्पॉन्डिंग आएगी उससे आपकी वैल्यू कम होगी। वो कैसे, सिंस ये डेल्टा ई क्या है आपका, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये डेल्टा ई की मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से आपका जो डेल्टा टी है वो लेस देन होना चाहिए किसके, एच अपॉन 2 पाई, और डेल्टा ई की जगह आपने क्या रख दिया है, एम पाई सी स्क्वायर। तो उसके बाद डेल्टा टी की जगह आप क्या रख सकते हो, सिंस आपका जो डिस्टेंस है जो कवर हो रही है वो आप क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि वो लाइट की स्पीड से ही मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल। तो उसके बाद यहाँ पर हमने आर बाय सी लिख दिया, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आर क्या दिखा रहा है, ये आपके फोर्स की रेंज दिखा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि आर शुड बी लेस देन 1.3 फर्मी। तो ये आपके न्यूक्लियर फोर्स की रेंज आ गई है। और यहाँ पर जो हम मास लेकर चले थे वो 139 MeV लेकर चले थे, जो कि करस्पॉन्डिंग था आप पाई प्लस और पाई माइनस की, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी रेंज आ गई है 1.3 फर्मी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये फोर्स है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो क्या है आपका, शॉर्ट रेंज फोर्स है। उसकी जो रेंज है वो सिर्फ कितनी, फर्मी में आ रही है, ठीक है। तो ये हमें न्यूक्लियर जो युकाबा की ने जो प्रपोज किया है उसकी हेल्प से हमें मिला। अब आगे देखते हैं। तो युकावा ने न्यूक्लियर पोटेंशियल की क्या फॉर्म होगी उसके लिए क्या किया, उन्होंने नॉन रियलिस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो आपके क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो फोर्स आता है आपका, जो आपका आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या आता है आपका ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल आता है। तो उसी की एनालॉजी लेकर इन्होंने जो पोटेंशियल निकाला उसे हम बोलते हैं युकावा पोटेंशियल, और उसकी ये फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका म्यू है ये एक फंक्शन है मास का, तो ये आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल दे रहा है, युकावा पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद ये जब पोटेंशियल युकावा ने प्रपोज किया उस टाइम तक क्या है, पायोन्स की जो खोज है वो नहीं हुई थी। उसके बाद जब पायोन की रिसर्च होने के बाद कैलकुलेशन की गई, तो जो आपका पायोन इंटरेक्शन के लिए जो फॉर्म आएगी पोटेंशियल की फॉर 2 पार्टिकल्स 1 और 2, उनके बीच में जब पायोन्स का एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए जो पोटेंशियल आ रहा है उसकी फॉर्म ये है, ठीक है। तो इसमें कई सारे टर्म आ रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका ये टाउ है ये आइसोस्पिन दिखा रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आइसोस्पिन क्या होता है। सिग्मा जो है वो आपकी स्पिन दिखा रहा है फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की। आर आपको पता ही है, हमने पीछे निकाला ही था। उसके बाद जो आपका ये S12 है, ठीक है, ये इसकी फॉर्म कैसी है, ऐसी है, ठीक है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो यहाँ पर आपका G²/H×C जो फैक्टर आ रहा है वो एक्चुअली आपका जो इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 0.1। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हो तो वहाँ पर जो उसकी स्ट्रेंथ फैक्टर आता है जिसे हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू लगभग आती है 0.01, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का, सिर्फ इस वाले फैक्टर की वजह से जो डिफरेंस है वो इतना आ रहा है। तो इसीलिए इससे भी आपको पता चल रहा है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कूलम्ब फोर्स के, ठीक है। अब जो आपका ये फैक्टर S12 आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से आप देखिए कि कैसे जो आपका टेंसर नेचर जो है वो इस इक्वेशन से कैसे आ रहा है वो हम देखेंगे। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, आपकी दोनों पार्टिकल्स की क्या है, स्पिन दिखा रही है, ठीक है। और आर क्या है आपका, ये रेडियस फैक्टर दिखा रहा है। तो अब आप देखिए कि ये हमने जो स्पिन्स हैं उनको उनके दो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो पहला है आपका कि आपकी एक स्पिन ये है, दूसरी स्पिन आपकी ये है, तो इनका जो रेडियस फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, ये आप इसका रेडियल वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप सिग्मा
डॉट आर करोगे, चाहे सिग्मा 1 लेते हैं आप या सिग्मा 2, तो आप देखिए कि ये क्या आएगा। सिंस इनके बीच में जो एंगल है यहाँ पर वो कितना है 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका सिग्मा आर और क्या आता है कोस थीटा। तो कोस थीटा, जब आप थीटा की जगह पे 90 रखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट केस में क्या है आपका सिग्मा डॉट आर जो आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है। अब सेकंड केस में देखिए आप, सिंस आपका ये जो सिग्मा है और जो आपका आर है ये एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, तो सिग्मा डॉट आर की क्या होगी आपकी एक सर्टेन वैल्यू आएगी। ठीक है, वो 0 नहीं होगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी आपकी। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों केसेस में डिपेंडिंग ओवर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का ओरिएंटेशन क्या है, आपको डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो जब आपकी S1 2 की वैल्यू डिफरेंट आ रही है दोनों केसेस में, तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट आएगा दोनों केसेस में। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका फोर्स है, टोटल जो फोर्स आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इस ऐसे केसेस में जब भी कोई प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड चेंज करता है तो आप ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हो, टेंसर क्वांटिटी। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, ये टेंसर नेचर ड्यूट्रॉन के लिए भी हमने देखा था पहले कि उसकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उससे भी टेंसर नेचर आया था। सेकंड आपका यहाँ से भी इसका एक टेंसर नेचर मिल गया है।